अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाणा टाइम्स में। और आज जो मेरी मौजूदगी है इनेलो कार्यालय हथीन में है और चौधरी तैयब हुसैन के कार्यालय पे। तो फरीदाबाद लोकसभा से भावी उम्मीदवार चौधरी केसर डागर जो कि इनेलो से भावी उम्मीदवार है। और तो आज चलिए हम उनसे बात करते हैं और कुछ जनता के सवाल है जो जनता के सवाल उनसे करते हैं और कुछ उनके सवाल है जो जनता तक हम पहुंचाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आपका सभी बने रहिए मेरी इस वीडियो में और पूरी वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जहाँ तक सवाल है इनेलो में रहने का, मैं 95 से 1995 से लेकर और आज तक इनेलो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पब्लिक के बीच में रहा हूँ, समाज के कामों में आगे रहा हूँ और भाईचारे का, भाइयों का, समाज का, छत्तीस बिरादरी का मुझे पूरा सहयोग और समर्थन मिलता आया है और मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। ऐसी पार्टी है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये तो अगर जो ऐसा कोई कह रहा है तो वो कोई विपक्ष जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वही ऐसा दुष्प्रचार ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज तो आपने देखा होगा चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने 36 बिरादरी के काम किए थे। नौकरियों में 36 बिरादरियाँ नौकरियाँ दी थी, विकास कार्य 36 बिरादरियों किए थे। और जहाँ से हमारी पार्टी का एमएलए भी नहीं था जिस हल्के से, उस हल्के में चौटाला साहब ने बराबर के काम किए। एक अहम सवाल जो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, हरियाणा की जनता ये कहती है कि जो इनेलो पार्टी है वो सिर्फ एक स्टेट लेवल पर है, कि वो नेशनल लेवल पर या है इनेलो का या फिर हरियाणा तक सीमित रहेंगे। देखो, खाली इनेलो ही थोड़ी, देश में इतनी कितनी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो विकास कर रही हैं अपने स्टेट में। और अब से पहले भी ये थोड़ी है कि हर स्टेट में बीजेपी ही है, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। जैसे कि और ना हर स्टेट में कभी कांग्रेस रही, वहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी रही। जैसे जिस तरीके से इनेलो हरियाणा की पुरानी पार्टी है, उस हिसाब से अगर इनेलो नेशनल लेवल पर अगर अपने प्रत्याशी उतारना चाहे। देखो, अभी तो हमारा ये है कि हरियाणा की 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का है पार्टी का जो एजेंडा है, और पार्टी का जो जो विचार विमर्श करके है हरियाणा की 10 सीटों पर उतारना है। बाकी नेशनल लेवल पर आगे देखा जाएगा, इन फ्यूचर कभी ऐसी कोई बात आई इंशाल्लाह कि भगवान करे कि हमारी पार्टी नेशनल लेवल पे कैंडिडेट उतारे और इंडिया की नंबर 1 पार्टी बने, तो हमें तो इससे ज़्यादा और खुशी नहीं होगी। आने वाले समय में आपकी सरकार के प्रत्याशी जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आने वाले समय में तो आप देख लेना कि हरियाणा में फुल मेजोरिटी में एनएलओ आएगी। क्यों? जैसा कि आपने पूछा कि पहले काम करे थे, आगे काम करोगे नहीं करोगे। हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले मुख्यमंत्री से मिलना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था पब्लिक के लिए। एक आम आदमी पब्लिक से मिल नहीं सकता था क्योंकि ना सवारियों के साधन थे, चंडीगढ़ कौन जाए, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात नहीं होती थी आम आदमी की। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो वो आम आदमियों के बिल्कुल गांवों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री होते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए, हर हलके में, हर गांव में वो गए और अफसरों को भी जो आदेश, जो निर्देश चौटाला साहब ने दिए कि हाँ ये विकास कार्य होना चाहिए, जब तक मैं दोबारा आऊँ उससे पहले काम हो जाना चाहिए। तो अफसरों में एक ये रहता था कि सीएम साहब दोबारा आएंगे तो उससे पहले ही हम ये सारे काम, विकास कार्य कंप्लीट कर दें, तो अफसर काम करते थे। कुछ और पार्टियों के जो ये कहते हैं कि सिर्फ इनेलो तो एक वोट खराब करने के लिए अपने प्रत्याशी उतार रही है। ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं लोग। अगर जो ऐसा कोई दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशी इसलिए उतार रही है किसी का, हमने इनेलो ने कभी ना किसी का काम बिगाड़ा। हम अब खुद मेहनत करते हैं, इनेलो पार्टी खुद इतनी संघर्षशील है, खुद मेहनत करते हैं और खुद हम सरकार में भी रहे हैं और आने वाला समय भी अच्छा ही रहेगा, सरकार में रहेंगे। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, जिसको भी टिकट देगी, हम उसके साथ तन मन धन से रहेंगे, और हमें देगी तो फिर हम आप सभी के बीच में आपकी सेवा में जैसे अब तक खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन का टाइम नजदीक आ चुका है और पार्टियां टिकट देने में लेट हो रही है, इसका कारण भी अपने कैंडिडेटों पे ही विश्वास नहीं है। तो ये जनता के साथ क्या विश्वास दिला सकते हैं कि इनको अभी कैंडिडेटों पे कंफ्यूजन हो रही है कि हम किस कैंडिडेट को
किसमें उतारे मैदान में, किसको नहीं उतारे, इसी चीज़ पर भी इनका डिसीजन चल रहा है। देखो, ये भाजपा के कैंडिडेट है जो, ये ना तो अब तक जनता के विश्वास पे खरे उतरे, और आगे भी क्या विश्वास है खरे उतरेंगे। भाजपा के कैंडिडेट तो आजमा लिया जनता ने, इनको तो नकार दिया है, इनके साथ जनता अब सहयोग इनका नहीं करेगी। और रही बात पार्टियां की, भाई चलो ठीक है कि जब पार्टियां, अभी तो टाइम है, 25 मई का इलेक्शन है हरियाणा में, पार्टी अब चार करके 1-2 दिन में हमारी पार्टी भी टिकट अनाउंस कर देगी। तो बीजेपी सरकार ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, ये गारंटी क्या है? ये गारंटी है बेरोजगारी की गारंटी, ये गारंटी है कि महंगाई की गारंटी, ये गारंटी है कि भाईचारा खराब करने की गारंटी, ये गारंटी है इनकी कि भाई हाँ देश में कैसे मतलब हम हमारे समाज को कैसे बांट सकते हैं, हर कैसे हम इनसे वोट ले सकते हैं, ये इनकी गारंटी है। नहीं तो एक होता है, इन्होंने जो इस सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि भाई दूसरी पार्टियों का इतना धन जमा है विदेशों में, उस पैसे को जब हमारी सरकार आप बनाओगे तो हम अपनी सरकार बनने पर एक ऐसा कानून बनाएंगे कि उस पैसे को भारत में लाएंगे और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए होगा और रोजगार देंगे। कितनी ही गारंटियां, कितने अब हर जगह मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी। बताओ अब तक क्या किया है इन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष नवे सिंह राठी, जिनको गोली मार दी गई थी, उससे पार्टी पर कितना असर पड़ा है? देखो, दुख तो बहुत हुआ, हमारी पार्टी के सीनियर नेता थे, और देखो अब ये कि असर तो खैर इंसान के जाने का पड़ता ही है। बाकी ये कि पार्टी हमारी मजबूत है, सब अपना ये कि मजबूती से लगे हुए हैं, और पार्टी आगे भी तरक्की, आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। जो उसके सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों की बस चली और वो बस एक्सीडेंट हो गई, उसका बहुत बड़ा हादसा, उसमें दर्जनों बच्चे जो कि दुनिया से अलविदा कह गए हैं, और उसमें दर्जनों बच्चे ये भी हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं किस चीज़ की कमी है कि प्राइवेट स्कूलों की फिर भी छुट्टी वाले दिन भी कि उनको बच्चों को ले जाया जा रहा था। अब वो तो देखो जी, ऐसा है, प्राइवेट स्कूल की जो बसेज होती हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की जो मैनेजमेंट होती है, वो छुट्टी वाले दिन कई बार ऐसा होता है कि चलो बच्चों को आज हम वहाँ घुमा के लाते हैं, आज वो दिखा कर लाते हैं, जैसे कि मतलब कोई हिस्टोरिकल वो है पैलेस है, या फिर कोई अच्छी है, मतलब जैसे मनाने की वो उनके पास, सबके पास बैग था और स्कूल ड्रेस थी, वो स्कूल के लिए ही जा रहे थे सुबह में। और ईद वाले दिन की बात है, 11 तारीख की, और सुबह में जो बस एक्सीडेंट हुई थी पुलिया के पास महेंद्रगढ़ में, और रैब लगाया है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो नियम ताक कर काम कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की या फिर प्रशासन की कोताही हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखो, ईद ऐसा पर्व है कि पूरा देश मनाता है, पूरे देश की छुट्टी होती है। अगर जो ईद वाले दिन भी स्कूल अगर जो उन्होंने लगाया हुआ था, बच्चों को लेकर जा रही थी बस, तो ये प्रशासन की लापरवाही है। और भी जो हमारे शिक्षा के स्तर, जो हम स्कूलों में देखते हैं कि बाउंड्री तो है ही नहीं और गेट इतना मजबूत लगाए हुए हैं कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हमने स्कूलों में बहुत सी जगह ऐसा देखा है, उड़ीथल में देख लो, इधर छाइसे में देख लो, और हमारे जो अपने इलाके के बहुत स्कूल ऐसे हैं जिनमें गेट तो इतने मजबूत लगे हुए हैं कि उनमें बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आपका कैमरा हर चीज़ को देख रहा है, क्योंकि स्कूलों में हेड मतलब स्कूलों में मास्टर तो है नहीं, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मरीजों को इलाज कैसे होगा? मतलब ये सरकार झूठे ढकोसलेबाजी करती रहती है, मतलब झूठ के अलावा कुछ काम नहीं है, धरातल पे कोई काम इन्होंने नहीं। आपको इन्हें लोग आपको अगर टिकट देती है और आप प्रत्याशी बनते हैं और आप जब लोकसभा में जाते हैं, तो आप सबसे पहले जो फरीदाबाद की जनता है उसके लिए आप किस चीज़ की, कौन सी समस्या जो आपके समस्या तो बहुत अहम है, लेकिन जो आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है जिसको आप सबसे पहले सॉल्यूशन करने का कार्य करेंगे, वो क्या है? वो हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए। देखो सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में जाने का मौका मिला, तो इतना मैं वादा करता हूँ आपसे कि फरीदाबाद में ना, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी काफ़ी पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर आया, और वहाँ इतने गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं
सरकार कहती है कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, गौओं की रक्षा कर रहे हैं, गौओं को हम चारा खिला रहे हैं। फरीदाबाद में आप जाकर देखो, गाय बेचारी गंदगी खाने के लिए मजबूर है। पूरा फरीदाबाद गंदगी की ढेर से भरा पड़ा है। पहली बात तो ये है कि एनसीआर में होते हुए भी फरीदाबाद बिल्कुल ऐसा, फरीदाबाद में जब हम दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, नोएडा से आते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कितने बैकवर्ड इलाके में। सड़कें टूटी पड़ी हैं, फरीदाबाद में कोई विकास कार्य नहीं है। 200 करोड़ का घोटाला है होगा, उसका कोई पता नहीं है उसमें कौन कौन आदमी इन्वॉल्व थे, उनका कोई क्लियर नहीं हो पाया। तो मेरा तो मेन लक्ष्य यही रहेगा कि भाईचारे को साथ लेकर चलूंगा, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलूंगा, और विकास कार्य है जो सांसद कोटे से जो भी ग्रांट मिलेगी उसको मैं आपके गाँव में आकर, आपकी चौपालों पर आप सभी से सलाह मशवरा करके ग्रांट को देने का काम करूँ।